फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीडीए की मधुबन बापूधाम योजना से रिलेटेड अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जीडीए ने मधुबन बापूधाम में रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकाले हैं जो कि 40 स्क्वायर मीटर से लेके 200 स्क्वायर मीटर तक के हैं। इससे रिलेटेड जो मतलब डिटेल है, जो इसकी आप ये बुकलेट देख रहे हैं, ये आज जीडीए ने रिलीज़ किया है। आइए एक बार हम इसको पूरा गो थ्रू कर लेते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाली है, रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाली है, जो प्लॉट्स हैं उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा किसके लिए रिक्वायरमेंट है, कौन से प्लॉट के लिए। तो काफ़ी डिटेल में हम इस स्कीम को समझेंगे, देन आपको क्लियर हो पाएगा कि हाँ भाई इस स्कीम की क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाली है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। फ्रेंड्स, इस स्कीम में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 11 मई से 25 मई के बीच में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, स्कीम का नाम है मधुबन बापूधाम आवासीय भूखंड योजना गाजियाबाद और प्लेस भी यही है। योजना का कोड रहेगा 935 और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वह ये कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। 18 साल की उम्र आपने पूरी कर ली हो तभी आप यहाँ पे प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास गाजियाबाद क्षेत्र में कोई भी संपत्ति एवं उत्तर प्रदेश में एक से अधिक आवासीय भवन भूखंड गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या फिर आवास एवं विकास परिषद अन्य सरकारी विभाग द्वारा आवंटित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास गाजियाबाद में किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट छोड़ के पूरे उत्तर प्रदेश में एक से ज़्यादा आपके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और वह एक प्रॉपर्टी भी आपको या तो जीडीए ने आपको अलॉट किया, भाई गाजियाबाद के बाहर तो जीडीए देगा नहीं, ठीक है ना, तो या फिर आपको आवास एवं विकास परिषद ने अलॉट किया हो या फिर किसी अन्य सरकारी विभाग ने अलॉट की हो, ठीक है। अलॉटमेंट वाली बात, गाजियाबाद से बाहर तो एक चलेगी, एक से ज़्यादा नहीं चलेगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे जो मधुबन बापूधाम में जो प्लॉट्स रखे हैं उनका एरिया है 200 स्क्वायर मीटर, 150 स्क्वायर मीटर, 120, 115, 112.5, 90 स्क्वायर मीटर, 60 स्क्वायर मीटर और 40 स्क्वायर मीटर के, ठीक है। और इनकी कैटेगरी भी यहाँ पे जीडीए ने दी है ABCDEFGH, ठीक है। स्कीम का कोड मैंने आपको बता ही दिया है, प्रॉपर्टी कोड ये दिया हुआ है और आप देखेंगे यहाँ पे भूखंडों की संख्या ये दी हुई है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो 40 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स हैं वह 76 हैं और यहाँ पे 60 स्क्वायर मीटर वाले 61 हैं। तो इसमें आपकी मतलब आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा और किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है ये हम अभी जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे जीडीए का कहना है कि भूखंडों की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, भूखंडों का क्षेत्रफल तालिका संख्या 1 एवं कॉलम 2 में दर्शाया गया है, ठीक है। ये तो हमने देख ही लिया क्षेत्रफल। यह क्षेत्रफल भूखंड रजिस्ट्री कब्जा के समय भिन्न हो सकता है, मतलब कि ये जो एरिया जो दिया हुआ है ये घट बढ़ सकता है। रजिस्ट्री के समय भूखंड का क्षेत्रफल आवंटन क्षेत्रफल से अधिक होने की दशा में अतिरिक्त क्षेत्रफल का मूल्य आदर्श कॉस्टिंग गाइडलाइंस के अनुसार लिया जाएगा। भाई यदि ये देखिए, जैसे ये 60 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, जब आपको प्लॉट का अलॉटमेंट हो जाता है और आप जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो मान लीजिए ये 61 स्क्वायर मीटर का आपको मिलता है। घट बढ़ सकता है, जैसा कि यहाँ पे जीडीए ने बताया, तो आपको 1 स्क्वायर मीटर का पैसा एक्स्ट्रा पे करना होगा, ठीक है। और मतलब बढ़ सकता है, तो घटने की स्थिति में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो घटने की स्थिति में तो भाई आपको ये कम करेंगे नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इन प्लॉट्स का रिजर्व प्राइस दिया हुआ है, ये सब बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको कुछ अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा 10%। मतलब कि यदि आप 40 स्क्वायर मीटर के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 14 लाख रुपए इसका रिजर्व प्राइस है और आप 1,40,000 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे एज ए रजिस्ट्रेशन अमाउंट, ठीक है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ 5% डिपॉजिट करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ 5%। उपरोक्त दरों में फ्री होल्ड शुल्क सम्मिलित नहीं है।
भूखंड के मूल्य का 12% फ्री होल्ड शुल्क प्लस जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। भाई ये जो रिजर्व प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है इसमें आपका फ्री होल्ड चार्जेस यहाँ पे जीडीए ने ऐड नहीं किए हैं। आपसे ये 12% अमाउंट प्लस जीएसटी बाद में जीडीए चार्ज करेगा, जो कि आपको देना होगा फ्री होल्ड कराते समय। सामान्य वर्ग हेतु पंजीकरण राशि 10% और आरक्षित वर्ग के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट 5% रहेगा। ये क्लियर है, तो पहले हम बात कर चुके हैं। तालिका 2 कॉलम संख्या 7 में भिन्न भिन्न क्षेत्रफल के भूखंड योजना के भिन्न भिन्न पॉकेट में स्थित हैं, ड्रॉ के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। भाई ये जो प्लॉट्स हैं आपको ड्रॉ के थ्रू अलॉट किए जाएंगे, आवेदक को स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे नहीं भाई मैं तो इस पॉकेट में नहीं लूँगा, ये पॉकेट अच्छा नहीं है, मैं पॉकेट 5 में नहीं लूँगा, पॉकेट 4 में नहीं लूँगा, या जो भी पॉकेट है उसमें नहीं लूँगा, मैं तो इसमें लूँगा, तो ये नहीं माना जाएगा। आप यहाँ पे चूज ही नहीं हो सकते। सामान्य वर्ग आवेदक के पक्ष में भूखंड आवंटन के पश्चात भूखंड मूल्य का 15%, ठीक है। आरक्षित वर्ग के पक्ष में 20% धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने के दिनांक से 1 माह में जमा करनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, जब आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10% आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा, जमा कराना होगा, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 5% डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद जीडीए आप लॉटरी कंडक्ट करेगा। लॉटरी में यदि आपका नाम आता है, ठीक है, आपका नाम आ जाता है तो आपको एक डिमांड लेटर भेजा जाएगा। डिमांड लेटर भेजा जाएगा तो जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं आप 1 महीने के अंदर अंदर 15% अमाउंट जमा करेंगे। क्यों भाई 15% क्यों करेंगे बताता हूँ। प्लस जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो 20% जमा करेंगे। अब ये 20% क्यों करेंगे? क्योंकि 25% अमाउंट टोटल जमा करना है, ठीक है। यदि आपका प्लॉट निकल जाता है, लॉटरी में आपका नाम आ जाता है, तो 25% इन्होंने जमा कर दिया, 25% इन्होंने जमा कर दिया। ये 20% इसलिए करेंगे क्योंकि 5% ये तो इन्होंने किया था। इनको कोई छूट थोड़े मिल रही है, रिबेट थोड़े मिल रहा है रिजर्व कैटेगरी को। इनको सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट में छूट मिली है कि हाँ भाई इनिशियल में आप कम दे दो, बाद में आपसे पूरा लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बोलता है कि अवशेष मतलब कि बचे हुए 75% धनराशि एसबीआई द्वारा घोषित वर्तमान MCLR प्लस 1% साधारण ब्याज की दर से 8 त्रैमासिक किस्तों में देय होगी। देखो भाई, ये आपने 25% अमाउंट पे कर दिया, ये डिपॉजिट हो गया आपका। अब बच गया आपका 75%। 75% अमाउंट आप 8 किस्तों में भर सकते हैं, वो भी 8 किस्तें जो होंगी आपकी 3-3 महीने की होगी, ठीक है। 3 महीने बाद एक किस्त आएगी, यानी कि लगभग क्या टोटल आपके 24 महीने आपको मिलते हैं, 8 या 24 महीने में आपको ये पेमेंट करनी होगी, ठीक है। लेकिन इस पे 1% इंटरेस्ट चार्ज करेगा आपसे जीडीए, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1% यहाँ पे जीडीए आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा यदि आप 8 किस्तों में भुगतान करते हैं तो 75% राशि का। यदि आवंटी द्वारा भुगतान विवरण आवंटन पत्र के अनुसार देय किस्तों का भुगतान निर्धारित देय तिथि को नहीं किया जाता है, मान लो 75% की पेमेंट आप 8 किस्तों में आपको करनी है, लेकिन हर 3 महीने में आप पेमेंट नहीं करते तो भाई क्या होगा? भाई एक तो आपसे जीडीए इंटरेस्ट तो 1% ले ही रहा है, उसके बाद जो आप लेट पेमेंट करेंगे उस पर 2% का पेनल्टी भी आपसे चार्ज करेगा। पेनल्टी के आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और 1% तो किस्त का, 2% लेट पेमेंट का, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर का प्लॉट पर 5%, पार्क फेसिंग के प्लॉट पे 5% और 18 मीटर चौड़े रोड के प्लॉट पे 5% एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया जाएगा। यदि किसी संपत्ति में तीनों गुण होंगे, मतलब कि आपका ये प्लॉट है, यदि ये पार्क फेसिंग है, ठीक है, यहाँ पे पार्क बना हुआ है, तो आपसे 5% एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। यदि आपके प्लॉट के सामने 18 मीटर चौड़ा रोड जा रहा है, आपसे 5% एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। यदि आपका प्लॉट जो है कॉर्नर का प्लॉट है, ठीक है, कॉर्नर का एल टाइप का जो बोलते हैं, तब भी आपसे 5% चार्ज लिया जाएगा। लेकिन यदि आपके प्लॉट में तीनों गुण हैं, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे 18 मीटर चौड़ा रोड भी है, सामने पार्क भी है और कॉर्नर का भी है, तो आपसे 12% एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, जो कि जीडीए आपसे लेगा, ठीक है, 12%। यदि ये तीनों गुण आपके प्लॉट में मिलते हैं तो ये ध्यान रखना,
ठीक है फ्रेंड्स, आवंटित भूखंड का मूल्य 50 लाख से अधिक होने पे आपको TDS जमा करना होगा 1%। ये तो होता ही है, ये तो सब में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है यदि आपका प्लॉट 50 लाख से ज़्यादा का है तो। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, संपत्ति का आवंटन निर्गत होने के पश्चात पंजीकरण धनराशि को समायोजित करने के उपरांत अवशेष मूल्य राशि को एक मुश्त भुगतान किए जाने की दशा में आवेदक को निम्नलिखित छूट प्राप्त की जाएगी। भाई ये हिंदी थोड़ी सी टफ है तो थोड़ा कहीं गलती हो तो माफ़ करना। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप लमसम पेमेंट करते हैं, मान लीजिए 25% तो आपने कर ही लिया था, ठीक है, 75% की पेमेंट यदि आप एक बार में करते हैं तो जब आपको डिमांड लेटर मिलेगा ना, डिमांड लेटर मिलने के 45 दिन के अंदर यदि पेमेंट करते हैं तो आपको 6% की छूट मिलेगी। डिमांड लेटर मिलने के 60 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो 5% की छूट मिलेगी। 90 दिन के अंदर करते हैं तो 4% की छूट मिलेगी। किस्तों में करते हैं तो 1% एक्स्ट्रा लगेगा, 1%, 8 किस्तें बन जाएंगी, यानी 2 साल का टाइम आपको मिल जाएगा। आवंटी द्वारा जिस दिवस को पूर्ण धनराशि फ्री होल्ड को छोड़कर जमा की गई है उसे उसी दिवस की छूट अनुमन्य होगी। आवंटी द्वारा उपरोक्त छूट अपने स्तर पर नहीं घटानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 45 दिन के लिए यहाँ पे 6% की छूट मिल रही है, मान लीजिए आपने 46वें दिन पेमेंट की, आप सोचो कि इनको क्या पता चलेगा, कोई नहीं 6% छूट लेके मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना ऐसा अपने हिसाब से नहीं, 45 दिन का मतलब 45 दिन है, ठीक है। यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो भाई उसका जो पैसा आपने जमा किया था 25%, वो उसका जो भी उसका वारिस होगा, जो उसका लीगल हायर होगा, उसको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आरक्षण, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रिजर्वेशन कितना होगा। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 21%, शेड्यूल ट्राइब 2%, OBC 27%, विधायक सांसद महोदय को 5%, सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के मतलब जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं 5%, और यहाँ पे विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, जल संसाधन संस्थान, नगर महापालिका, इनको 2%। ये है एक्स सर्विसमैन यार, ये कुछ और है। 5% क्या है, सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के सेवारत, मतलब ये वो है आर्म फोर्स वाले, तो उनको 5% यहाँ मिल रहा है, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक को सीधा 10%, हैंडीकैप्ड को 5%। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जनरल कैटेगरी कितना बच गया, 21, 23, 50, 55, 60, 62, 65, 75, 80 80% तो रिजर्वेशन चला गया, ठीक है। 80% चला गया तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए कितना है 20%, ठीक है। तो उसमें मतलब सबमिट करेंगे, ठीक है। तो जो 40 स्क्वायर मीटर के कितने 76 है ना, तो इसमें से 20% यानी 15 प्लॉट्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी अपने इसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए। मतलब जनरल कैटेगरी से ज़्यादा कोटा SC का है और OBC का है। अब जो भी है गवर्नमेंट ने जो रखा है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आवंटन, समस्त श्रेणियों के भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी सूचना प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय समाचार पत्र, स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से जन सामान्य को दे दी जाएगी, ठीक है भाई। लॉटरी के माध्यम से इसका अलॉटमेंट किया जाएगा। लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। लॉटरी की तिथि के 15 कार्य दिवस के पश्चात आवंटन पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट अथवा रजिस्ट्रेशन पोर्टल में से डाउनलोड किए जा सकते हैं, ठीक है। जो अलॉटमेंट लेटर है 15 दिन के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं GDA की वेबसाइट से, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी भी परिस्थिति में लॉटरी ड्रॉ से पूर्व पंजीकरण राशि वापस किए जाने का प्रावधान नहीं है। आपने मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर दिया, उसके बाद लॉटरी मान लीजिए 1 महीने बाद खुलनी है, आप बोले कि नहीं भाई 1 महीने तो इंतजार नहीं करना, मेरे पैसे वापस दो, तो वापस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसमें आवंटन के पश्चात असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के माह को छोड़कर 3 माह में वापस किए जाने की स्थिति में कोई ब्याज दे नहीं होगा। भाई यदि आपका नाम नहीं आता, मतलब आपका प्लॉट नहीं निकलता है, तो आपको जिस महीने आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसके बाद 3 महीने का टाइम ये GDA लेगा, आपको 3 महीने में वापस कर देगा पैसा।
और 3 महीने तक आपको कोई ब्याज देगा नहीं। लेकिन यदि 3 महीने से ज़्यादा डिले करते हैं तो 4% पर ईयर के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देगा। ठीक है फ्रेंड्स। यदि कोई आवेदक आवंटन होने के पश्चात अपने भूखंड को निरस्त कराकर धनराशि वापस लेना चाहता है तो पंजीकरण धनराशि का 20% एवं जीएसटी काटकर शेष धनराशि वापस कर दी जाएगी। भाई मान लीजिए आपको प्लॉट का अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद आप बोलते हैं नहीं भाई मेरे पैसे नहीं है, मेरे पैसे वापस दो मैंने भरे थे, तो आपको 20% काट लिया जाएगा प्लस जीएसटी, बाकी पैसा आपको वापस कर देंगे। यदि आवंटी द्वारा देय किस्त का भुगतान 3 माह तक जमा न करने अथवा लगातार 3 त्रैमासिक किस्तों का भुगतान न करने दशा में भूखंड का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आप 3 महीने तक, ठीक है ना, पैसा जमा नहीं करते या फिर 3 किस्तें नहीं भरते तो आपका अलॉटमेंट जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखंड का निबंधन फ्री होल्ड भूमि के रूप में किया जाएगा। ये फ्री होल्ड लैंड है, ठीक है, लेकिन फ्री होल्ड कराने के लिए आपको 12% एक्स्ट्रा पे करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, आपको जो पोजीशन दिया जाएगा 36 महीने बाद दिया जाएगा। आपको जब आपका नाम आ जाता है लॉटरी में तो 36 महीने बाद यानी 3 साल बाद पोजीशन दिया जाएगा। अनुबंध इत्यादि में आने वाला समस्त एवं आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। मतलब कि जो भी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होंगे आप खुद दोगे, जीडीए ऐसा नहीं है जीडीए देगा। ठीक है। आवंटी को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनुमति से ऋण प्राप्त करने के लिए भूखंड बंधक रखने का अधिकार होगा। भाई आप अपने इस लैंड को मॉर्गेज रख सकते हो, आपका नाम आ जाता है तो इसमें जीडीए को कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड, आवंटी भूखंड के संबंध में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर निगम अथवा प्राधिकरण बोर्ड अन्य किसी विभाग द्वारा लगाए गए जो भी टैक्सेस हैं वह देने होंगे। वो तो ठीक है, जैसे नगर निगम लगाएगा जो भी प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स जो भी है वो तो पे करना होता है। और इसमें है आवेदक के प्रस्तावित 40 वर्ग मीटर और 60 वर्ग मीटर, बहुत ध्यान से पढ़ना, ये समझना इसको। ठीक है। एलआईजी श्रेणी में होने के कारण जिन आवेदकों की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख तक है, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। भाई जिनकी आय, जिनकी इनकम 3 लाख से 6 लाख तक है उन्हीं के ये मतलब आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसमें? 40 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए। ठीक है। बाकी इससे ऊपर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स एक चीज़ देखना, यहाँ पे 3 लाख से कम नहीं लिखा है कुछ, 3 लाख से 6 लाख के बीच में होना चाहिए। देखिए ध्यान से पढ़ना। आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी तहसीलदार स्तर से निर्गत ही मान्य होगा, जिसे भूखंड आवंटन हेतु आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। मतलब कि जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है। किसके लिए? सिर्फ 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए और 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए, ये सबके लिए होगा। SC हो, ST हो, OBC हो, एक्स सर्विसमैन हो। ठीक है। यदि वह 40 वर्ग मीटर और 60 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए अप्लाई कर रहा है तो ध्यान रखना इनकम जो है 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जीडीए ने एक चीज़ क्लियर नहीं की है, 3 लाख से 6 लाख लिखा है, क्या 2,90,000 जिसकी इनकम होगी क्या वो नहीं कर सकता? तो भाई नहीं लिखा तो मतलब नहीं कर सकता। भाई 3 लाख से 6 लाख के बीच में जो फॉल करेंगे वही यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, 40 मीटर के प्लॉट के लिए और 60 मीटर के प्लॉट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ क्लियर करना, मतलब क्लियर रखना है आपको। जब यहाँ पे लिखा नहीं है उससे कम वाला तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। पंजीकरण हेतु जो यहाँ पे जीडीए ने लिखा है हम उसकी बात करेंगे बस। अपने दिमाग से कुछ ऐसा नहीं निकालेंगे कि हाँ भाई 40 स्क्वायर मीटर के लिए आपकी इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है 2 लाख का, आप अप्लाई कर दो। नहीं, जब लिखा ही है 3 लाख से 6 लाख तो हम 2 लाख वाले क्यों करेंगे अप्लाई? ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप देख लेना। ठीक है। पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका 11 मई 2026 से दिनांक 25 मई 2026 तक 1100 रुपये में ऑनलाइन पेमेंट करके आपको मिल जाएगी। ठीक है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट अथवा जनहित पोर्टल पे आप आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसमें आपका जो है फ़ोटो लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, सिग्नेचर स्कैन करके रखेंगे, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एक आपका शपथ पत्र मतलब एफिडेविट लगेगा। ठीक है। और ध्यान रखना जिसका नाम से आप भर रहे हैं ना उसी का अकाउंट डिटेल डालना। ठीक है। कहीं जब पता चलेगी रजिस्ट्रेशन आपका
रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम से कर दिया, बैंक अकाउंट किसी और के नाम का डाल दिया, तो रिफंड कहाँ से आएगा यदि प्लॉट नहीं निकला तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये सब चीज़ें, और ठीक से भरना, या ऐसा नहीं क्योंकि गलती कर दें। जब तक भूखंड सर्विसेज को हस्तांतरण नगर निगम को नहीं कर दिया जाता तब तक उसका रख रखाव जीडीए करेगा। भाई जब आपका प्लॉट जो है ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा नगर निगम को, म्यूनिसिपैलिटी को, ठीक है, लेकिन जब तक ट्रांसफ़र नहीं किया जाता उसका मेंटेनेंस का काम जीडीए देखेगा, और जीडीए आपसे 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति माह के हिसाब से मेंटेनेंस चार्जेस लेगा। ये आवासीय भूखंड है उसके लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें तो निकाली नहीं अभी, मतलब ये लेता है इस हिसाब से, बट हम यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात कर रहे हैं तो रेजिडेंशियल के लिए ही ये देखेंगे। आवंटी द्वारा भूखंडों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोग के लिए होगा, ठीक है भाई, आवासीय होगा। भूखंडों का विक्रय जहाँ है जैसा आधार पर कर दिया जाएगा। आवंटी को विद्युत कनेक्शन और पानी का कनेक्शन भाई खुद लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो इंडेमनिटी बॉन्ड बनना है, जो शपथ पत्र बनना है, तो इसका पूरा का पूरा ये फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जीडीए की ये जो स्कीम है जिसमें कि मधुबन बापूधाम योजना के नाम से जाना जा रहा है, इसमें प्लॉट्स का अलॉटमेंट ड्रॉ के थ्रू किया जाएगा। सारी डिटेल हमने देख ली है। ये जो बुकलेट है इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।